देखिए यह जो क्लास हो रही है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का उदय, ठीक है। स्वराज पार्टी का उदय किस तरह से होता है, क्या क्या कारण है, तथा इस पार्टी का गठन करने वाले नेता कौन है, इसमें शामिल होने वाले नेता कौन है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्वराज पार्टी का उदय पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पिछला क्लास क्या हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो पिछला क्लास हुआ था वो हुआ था खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन। अब इस खिलाफत असहयोग आंदोलन में हम बात किए थे कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी के, जिसमें हम बात किए थे कि सबसे पहले देखते थे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मुद्दा क्या है। तो ये जो खिलाफत मुद्दा की अगर बात करते हैं तो ये जो खिलाफत मुद्दा है यह प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है ब्रिटेन का विरोध करते हुए ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों का जो है साथ दे रही है, ठीक है। जब यह प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होता है तो समाप्ति के बाद ब्रिटेन जो है इसके साथ तुर्की के साथ जो है, ठीक है, तुर्की के साथ जो है कठोर रवैया अपनाता है, जिसमें देखते हैं कि तुर्की को दो भागों में बांट देता है, पहला हो गया, और दूसरा होता है कि तुर्की का जो खलीफा पद है उस खलीफा पद को समाप्त कर देता है। और जब यही खलीफा पद को समाप्त कर देता है तो विश्व के जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं, विश्व के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, उन सभी के द्वारा ब्रिटेन का विरोध प्रदर्शन किया रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि भारत के जो मुस्लिम हैं, जिसमें आपका मोहम्मद अली, अजमल खान, ठीक है, इन सभी नेताओं के द्वारा जो है एक खिलाफत कमेटी का गठन की जाती है। और इसी खिलाफत कमेटी के गठन के बाद खलीफा पद का पुनर्स्थापना, ठीक है, खलीफा पद का पुनर्स्थापना की जो है मांग करते हैं, ठीक है, खलीफा पद की जो है पुनर्स्थापना की मांग करते हैं। और इसी का फायदा उठा करके इसी को मौका के रूप में देखते हुए महात्मा गांधी जी जो है इस खिलाफत असहयोग आंदोलन का जो है ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं। लेकिन यह असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है आगे चल करके यह भी मतलब कि असफल हो जाता है। और असफल होने का अगर कारण देखते हैं तो वो है आपका चौरा चोरी हत्याकांड, चौरा चोरी हत्याकांड। क्योंकि ये जो आंदोलन है असहयोग खिलाफत आंदोलन, यह शांतिपूर्वक चलाए जाने वाले आंदोलन थी, लेकिन हिंसा का रूप जो है धीरे धीरे लेने लगती है। और ये जो चौरा चोरी हत्याकांड है यह होता है कहाँ पर, यूपी में, यूपी के गोरखपुर जिला में जो है होता है, जिसमें इसी चौरा चोरी हत्याकांड में देखते हैं कि 22 पुलिसकर्मी जो है जला दिए जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी को जो है जला दिया जाता, एक पुलिस स्टेशन के जो है आंदोलनकारियों के द्वारा जला दिया जाता है। और इसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी जी जो है यह असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हमने यहाँ तक देखे थे कि यह खिलाफत असहयोग आंदोलन किस तरह से होता है, क्यों होता है, महात्मा गांधी जी इसे क्यों वापस ले लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इस स्वराज पार्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी को देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये जो असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाई जा रही है, जो कि यह एक शांतिपूर्वक खिलाफत आंदोलन था महात्मा गांधी का, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन जो है हिंसा का रूप धारण कर लेता है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना घटती है चौरा चोरी हत्याकांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हमें देखने को मिलता है। और जब यह एक घटना घटती है, जो कि इस चौरा चोरी हत्याकांड में जो है 22 पुलिसकर्मी जो है मार दिए जाते हैं, 22 पुलिसकर्मी को जो है जला दिए जाते हैं। और ये जो जलाने वाले रहते हैं वो रहते हैं विरोध प्रदर्शन आंदोलनकारी के द्वारा जो है यह कार्य किया जाता है, ठीक है। और यही आंदोलन जो है जब हिंसा को रूप ले लेती है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेती है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का निर्णय लेते हैं। और जब यही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है और यही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस लिया जा रहा है, तो कांग्रेस नेताओं के बीच जो है आपस में मतभेद देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मतभेद ये रहता है कि महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को चलाए जिसमें बढ़ चढ़कर जन सहभागिता हुआ, जिसमें आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्म के लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। और वहीं वर्ग की बात करते हैं तो मध्यम वर्ग, शिक्षक, वकील, छात्र, मजदूर, किसान, सभी समुदाय के जो
लोग हैं, उस लोगों के द्वारा जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, जो कि यह एक महत्वपूर्ण के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं महात्मा गांधी जी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ठीक है, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो टूटने लगता है। और टूटने के साथ साथ देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के इस फैसले पर, इस निर्णय पर जो है उनका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरे खेमा की अगर बात करते हैं जो आपस में टकरा हुआ, तो वो जो नेता है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं। तो मेन हम देखते हैं कि यहीं से जो है इस स्वराज पार्टी का उदय होने का मेन कारण बनता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जब यह आंदोलन वापस लिया गया तो कांग्रेस के अंदर मतभेद तो होता है। ठीक है, और मतभेद जो होता है, कांग्रेस दो भागों में बंट जाता है। और दो भागों में देखते हैं तो एक होता है परिवर्तनवादी और एक होता है परिवर्तन विरोधी। अब ये परिवर्तनवादी क्या है, परिवर्तन विरोधी क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो परिवर्तनवादी की बात करते हैं। परिवर्तनवादी, दूसरा क्या है, परिवर्तन विरोधी। ठीक है, और परिवर्तनवादी के विचारधारा के जो नेता है वो है आपके, परिवर्तनवादी धारा के जो नेता है वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। दूसरा नेता है CR दास। ठीक है, और वहीं परिवर्तन विरोधी के जो नेता है वो है वल्लभ भाई पटेल। दूसरा नेता की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता। राजेंद्र प्रसाद जैसा नेता जो है परिवर्तन विरोधी है। अब इन दो कांग्रेस के खेमों में जो है परिवर्तन विरोधी और परिवर्तनवादी हमें देखने को मिलता है। तो किस मुद्दे को लेकर के, किस बात को लेकर के जो है इन दोनों के बीच जो है आपस में मतभेद होता है, तो देखेंगे परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं ये नेता। तो परिवर्तन में बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जो कि परिवर्तनवादी सपोर्टर है, तो इनका जो कहना है, इनका जो विचार है वो है कि कांग्रेस के नेताओं को विधानमंडल में भाग लेने चाहिए। जो भारत शासन अधिनियम 1919 में विधानमंडल का जिक्र किया गया है, उस विधानमंडल में जो है भाग लेना चाहिए। ठीक है, इनका जो विचार है वो क्या है, विधानमंडल में भाग लेना। ठीक है, और वही परिवर्तन विरोधी का जो विचार है वो है विधानमंडल का बहिष्कार। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो परिवर्तनवादी नेता जो है इनका विचार है कि विधानमंडल में रह करके ब्रिटिश कानून का जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। लिखते हैं यहाँ पर विधानमंडल में, विधानमंडल में रहकर ब्रिटिश कानून का विरोध प्रदर्शन। और वहीं परिवर्तनवादी विरोधी जो कोई नेता रहते हैं वो है जनसभाएं आयोजित करके। ठीक है, जनसभाएं आयोजित करके, आंदोलन करके, आंदोलन करके और इस ब्रिटिश सरकार को जो है बहिष्कार करने का बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं परिवर्तन जो कि विधानमंडल में, विधानमंडल को लेकर के जो है मेन मुद्दा बना रहता है। अब यही मेन मुद्दा जो है एक गया अधिवेशन हम देखते हैं कि गया अधिवेशन में, गया अधिवेशन का जो निर्णय आता है उसी निर्णय में स्वराज पार्टी का जो है उदय हमें देखने को मिलता है। अब इसी गया अधिवेशन जो कि बात करेंगे ये गया अधिवेशन की, तो ये जो गया अधिवेशन होता है ये होता है 1922 में। ठीक है, अब इस गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन है, CR दास, और महामंत्री मोतीलाल नेहरू।
ठीक है। अध्यक्षता CR दास और महामंत्री मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा है। और इसी गया अधिवेशन में परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी की जो है हमें स्वरूप देखने को मिलता है। और इसी अध्यक्षता के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये पद जो है त्याग देते हैं। ठीक है, गया अधिवेशन में ये पद त्याग देते हैं, अध्यक्षता और महामंत्री का, और त्यागने के बाद जो है स्वराज पार्टी का जो है घोषणा करते हैं। स्वराज पार्टी का घोषणा। और इसी स्वराज पार्टी की घोषणा के बाद हम देखते हैं कि इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष रहते हैं वो रहते हैं कौन, तो वो रहते हैं आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन रहते हैं, CR दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो हम ये देखते हैं कि इस गया अधिवेशन में जो है परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी के बीच जो है मतभेद खुलकर सामने आता है, और खुलने के बाद जो है इस स्वराज पार्टी का घोषणा कर दी जाती है मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। अब आगे हम बात करेंगे कि स्वराज पार्टी का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से जो है इस स्वराज पार्टी की घोषणा करती है। और वहीं परिवर्तनवादी विरोधी जो कि वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता है, यह किस तरह से ब्रिटिश का जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के जो है इसमें कैसे भूमिका रहती है, क्या भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं कि परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी के बीच जो है मतभेद देखने को मिलता है। तो इनका अब उद्देश्य क्या क्या रह जाता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं परिवर्तनवादी और यहाँ पर लिखते हैं परिवर्तन विरोधी। ठीक है, परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी। अब परिवर्तनवादी के द्वारा जो है यह स्वराज पार्टी के जो है घोषणा कर दी जाती है। अब उस स्वराज पार्टी का तर्क क्या रहता है, किस तर्क के आधार पर जो है स्वराज पार्टी का घोषणा की जाती है, तो तर्क यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला तर्क जो रहता है वो रहता है कि स्वराज पार्टी के द्वारा जो भी कार्य रहेगा वो भारत के हित में रहेगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे स्वराज पार्टी का कार्य भारत के हित के लिए। पहला तर्क ये देते हैं। अब दूसरा तर्क की बात करते हैं, तो स्वराज पार्टी यहाँ पर लिख लेते हैं पहला स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के द्वारा दूसरा तर्क दिया जाता है, वो दिया जाता है कि महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन जो है, इस आंदोलन को जो भी नेता शामिल होते हैं उन सभी नेताओं का जो है मनोबल बढ़ेगा, बल्कि टूटेगा नहीं। यानी कि नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। ठीक, दूसरा तर्क ये देते हैं। तीसरा तर्क की अगर बात करते हैं, तो तीसरा तर्क ये देते हैं ब्रिटिश के कानून को सही मूर्त देने का कार्य करेंगे। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कानून आएगा उन सभी कानून को सही रूप में दिशा देने के लिए विधानमंडल में बहस करेंगे इस स्वराज पार्टी के द्वारा। इस तरह से जो है तर्क दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वराज पार्टी के नेताओं का तर्क। अब वहीं हम परिवर्तनवादी विरोधी कर रहे हैं, तो इनका क्या तर्क है, तो इनके द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि स्वराज दल के जो नेता है वो आगे चल करके इस आंदोलन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कालांतर में यहाँ पर लिखेंगे स्वराज पार्टी के नेता आगे चलकर आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है,
आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा तर्क ये देते हैं कि ये जो परिवर्तनवादी नेता हैं ये आगे चल करके सरकारी सहायता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट सरकार का समर्थन। तीसरा है कि परिवर्तनवादी नेताओं के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन करने के फलस्वरूप कांग्रेस के नेताओं के बीच जो है आपस में मतभेद बढ़ेगा। ठीक है, कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद बढ़ना। ठीक है, कांग्रेस नेताओं के बीच जो है मतभेद बढ़ा। तो इस तरह का जो तर्क देते हैं ये परिवर्तन विरोधी देते हैं, जो कि वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो सारा काम हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है ये हो रहा है महात्मा गांधी के अंतर्गत। ठीक है, महात्मा गांधी के अंतर्गत, क्योंकि ये जो सारा काम महात्मा गांधी के अंतर्गत किया जाए तो महात्मा गांधी के छत्र छाया में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है इस तर्क को जो है सुलह की जाती है, इस तर्क को जो है सहमति बनाई जाती है, समझौता किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी का जो है किस तरह से इसमें योगदान रहता है क्या इनकी भूमिका रहता है। देखिए अब महात्मा गांधी की भूमिका की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की जो भूमिका रहती है शुरुआती तौर पर इस स्वराज पार्टी का जो है विरोध कर रहे हैं, यानी कि इस स्वराज पार्टी से जो नाखुश कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन विरोधी का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी का स्टार्टिंग में लगता था कि सरकार जो मतलब कि ये जो सारे नेता हैं आगे चल करके सरकार का जो है समर्थन करना है, लेकिन धीरे धीरे जो है इनका विचार जो है बदलने लगता है। ठीक है, अब उस विचार को बात करते हैं, किस विचार से प्रेरित होकर के इन दोनों के बीच समझौता कर देते हैं कि ये जो बहस करेंगे, ये जो स्वराज के लिए लड़ेंगे, ये जो देश के लिए लड़ेंगे वो विधानमंडल में शामिल होकर लड़ेंगे, और ये जो परिवर्तन विरोधी नेता रहेंगे ये विधानमंडल से बाहर होकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है समझौता हो जाती है महात्मा गांधी के अंतर्गत। अब महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा है जो कि कैसे बदलता है उसके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है धीरे धीरे परिवर्तन करने लगते हैं इनके विचार में। अब वो जो परिवर्तन रहता है वो रहता है पहला कि इनको ऐसा लगता है कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए आंदोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न विचारधाराओं नेताओं को जो है एक साथ करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभिन्न विचारधारा। ठीक है, विभिन्न विचारधारा वाले नेता को एकता में लाना। ठीक है, इस सोच से जो है इन दोनों के बीच है समझौता कर दी जाती है। दूसरा अगर बात करते हैं संवैधानिक समर्थक, संवैधानिक समर्थक क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि परिवर्तनवादी विरोधी नेता जो है संविधान मंडल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहीं परिवर्तनवादी नेता जो है संविधान के अंदर यानी कि विधानमंडल में रह करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यह भी एक कारण बनता है महात्मा गांधी जी का विचार को परिवर्तन करने के लिए। तीसरा अगर देखते हैं हो जाएगा विभिन्न तरीके से स्वराज्य के लिए लड़ना। ठीक है, विभिन्न तरीके से स्वराज्य के लिए लड़ना। तो ये जो तीन विचार है महात्मा गांधी जी को धीरे धीरे परिवर्तन करने को जो है प्रेरित करता है। अब हम बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत चुनावी का समय आता है। ठीक है, जो कि यह आता है 1923 में। अब इस चुनाव के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी का क्या कार्य रहता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए 1923 में चुनाव घोषणा, ठीक है, चुनाव घोषणा पत्र 1923 के चुनाव जब होता है तो इस 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी के द्वारा जो है चुनाव घोषणा पत्र जो है जारी की जाती है। अब इस चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या कहती है स्वराज दल, इसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए पहला होता है तो लिखते ही है स्वराज्य की मांग विधानमंडल में उठाना, पहला हो जाएगा घोषणा पत्र में इनका। दूसरा लिखते हैं
कि सारा काम भारत के हित में। ठीक है, इनका तर्क भी यही था और घोषणा पत्र में भी इस बात को मेंशन करते हैं। तीसरा लिखते हैं, ब्रिटिश सरकार का जो कानून आता है उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करना। ठीक है, इस तरह से जो है, इस तरह का जो घोषणा पत्र जारी करके 1923 का जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो है एक बहुत बड़ी संख्या में जीत हासिल करने के बाद इनके द्वारा जो विधानमंडल में कार्य किया जाता है वो किया जाता है भारत शासन अधिनियम जो आता है उस पर बहस करते हैं। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था उस पर भी जो है यह विरोध प्रदर्शन करते हैं विधानमंडल में। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो विधानमंडल में जो सदस्य को लेकर के मतभेद रहता है उसके ऊपर भी जो है बड़ी मात्रा में बहस करते हैं ये स्वराज दल के नेता। तो इस तरह का जो है कार्य किया जाता है विधानमंडल में। ठीक है, इस तरह का जो कार्य किया जाता है विधानमंडल। अब हम बात करेंगे कि विधानमंडल में जो है स्वराज पार्टी देखिए, अब हम बात करेंगे कि विधानमंडल में स्वराज पार्टी का किस तरह से कार्य रहा, किस तरह से शामिल हुआ, किस तरह का चुनाव लड़ा तथा किस तरह की उनकी घोषणाएं थी, उनकी क्या उद्देश्य थे यहाँ पर। अब वहीं हम बात करेंगे कि विधानमंडल से बाहर जो परिवर्तन विरोधी नेता है उनके द्वारा कौन कौन कार्य किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जनसभाएं आयोजित करना। ठीक है, तीसरा अगर बात करते हैं परिवर्तन विरोधी जो कार्य कर रहे हैं स्वराज्य के लिए, आंदोलन के लिए, तो ये हो गया एकता को बढ़ावा देना। एकता को बढ़ावा देना। अब एकता को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो जो नीच जाति के लोग हैं उन सभी लोगों के साथ रहना, खाना पीना, उनके जो स्किल वहाँ उन लोगों के द्वारा जो कुछ सीखने का चीज़ें उनके द्वारा सीखे जाना, इस तरह का जो है एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चौथा अगर बात करते हैं तो वो हो जाए छात हटाना, छुआछूत हटाना। पांचवा बात करते हैं बहिष्कार को लेकर के एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बहिष्कार करना। छवा हो जाएगा आपका ब्रिटिश शिक्षा का जो है विरोध करते हैं, ब्रिटिश शिक्षा का विरोध करना। इस तरह का कार्य जो है परिवर्तन विरोधी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि यह विधानमंडल से बाहर रहकर सारा कार्य किया जा रहा है। और वहीं स्वराज पार्टी के द्वारा यानी कि परिवर्तनवादी नेता के द्वारा जो है इस तरह के जो कार्य किया जा रहा है संविधान के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत विधानमंडल में रह करके सारा काम किया जा रहा है। तो ये होता है आपका टोटल स्वराज दल का ठीक है, तो इस तरह से जो है परिवर्तन विरोधी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, जैसे कि आपका मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए। ठीक है, इस और स्वराज पार्टी में और नेता हैं जो कि विधानमंडल में भाग लेते हैं, लेकिन ये भी स्वराज पार्टी जो है आगे चलकर 1928 तक आते आते जो है यह एक समाप्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि स्वराज पार्टी के जो अन्य नेता हैं उन सभी नेताओं के द्वारा, जैसे कि आपका बाल गंगाधर तिलक हो गए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मोतीलाल नेहरू पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू जो है हिंदू विरोधी भाषण दे रहे हैं, हिंदू विरोधी है। ठीक है, इसी की वजह से देखते हैं कि ये जो स्वराज पार्टी है यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है यह आपका स्वराज पार्टी का उदय, और इस तरह से 1928 के चुनाव के आते आते जो है यह स्वराज पार्टी जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भारत शासन अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जब सारी घटनाएं घटती है तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा है वो महात्मा गांधी के विचार से चलाया जा रहा है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि महात्मा गांधी के विचार से जो है असंतुष्ट है, जिसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जो है हमें देखने को मिलता है। और वहीं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह समाजवादी, साम्राज्यवादी और
मार्क्सवादी विचार से जो है अधिक प्रेरित होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो न्याय किया जा रहा है उसमें ये विश्वास नहीं रखते, ये सामाजिक संगठन के द्वारा जो न्याय किया जा रहा है उसमें जो है ये विश्वास रखते हैं। और इनका जो प्रेरणा मिला था तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उससे जो है अधिक प्रभावित होते हैं, जिसका मेन हम कारण देखते हैं कि ये जो साम्राज्यवादी विचारधारा हमें देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र में, इसी साम्राज्यवादी में, इसी मार्क्सवादी विचार से जो है अन्य संगठन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो जो संगठन है कौन कौन रहे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये पहला संगठन जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी। ठीक है, भारतीय साम्यवादी पार्टी जो कि स्थापना कब की जाती है? 1920 में। ठीक है, जिसके संस्थापक में देखते हैं एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी के द्वारा जो है इस भारतीय साम्यवादी पार्टी की जो है स्थापना की जाती है। लेकिन इस 1920 में स्थापित भारतीय साम्यवादी पार्टी के जो अन्य नेता हैं उन सभी नेताओं के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानपुर षड्यंत्र केस का आरोप लगाया जाता है और कानपुर षड्यंत्र केस के द्वारा जो है उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पार्टी की अगर बात करते हैं, दूसरा संगठन की बात करते हैं तो वो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1925 में बनाया जाता है। ठीक है, और 1925 में इस पार्टी को जो बनाया गया है इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस के द्वारा इस दल के जो नेता हैं उन सभी दल के, यानी कि इसमें 32 नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस के द्वारा जेल में डाल दिया गया, इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जितने भी समाजवादी विचार या फिर युवा शक्ति कर सकते हैं या फिर व्यापार संघ कहते हैं, ये जितने भी संगठन है वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा अगर दल की बात करते हैं तो वो है आपका अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, जिसे हम लोग ऑल इंडिया वर्कर्स एंड प्रेसिडेंट्स पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ है यह हुआ है 1928 में। ठीक है, 1928 में जो है इसकी स्थापना होती है। और इस स्थापना का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि देश के जितने भी मजदूर, जितने भी वर्कर्स, जितने भी रहते हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, एकता में लाया जाता है और एकता में लाने के फलस्वरूप इन सभी आंदोलन उन सभी मजदूरों को जो है आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो सभी जितने भी है आंदोलन करते हैं। ठीक है, जो कि हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा गठन का, कि तीसरा गठन कौन सा है, तीसरा दल क्या है, तो वो है आपका अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, जिसे हम लोग ऑल इंडिया वर्कर एंड प्रेसिडेंट्स पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्थापना होती है यह होती है 1928 में। ठीक है, इसके अगर उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कानून लाया गया था, जो भी गलत कानून लाया गया था, जो भी अमान्य कानून लाया गया था, तो उस कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभी मजदूरों को जो है इकट्ठा करी जाती है। और ये सभी जितने भी मजदूरों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो कांग्रेस के अंतर्गत, ठीक है, कांग्रेस के अंदर जो है कार्य करने का जो है कोशिश किया जाएगा। जो भी हड़ताल होगी वो कांग्रेस के अंतर्गत ही जो है यह हड़ताल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल का जो शाखाएं खोली जाती है वो भारत के अन्य शहरों में भी खोली जाती है। अब हम चौथा अगर दल की बात करते हैं तो वो है आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, जो कि यह एक महत्वपूर्ण दल रहता है। इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है 1920 में होती है। ठीक है, जो कि लाला लाजपत राय जो रहते हैं इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन रहते हैं? लाला लाजपत राय। और वहीं सचिव जो रहते हैं वो रहते हैं दीवान चमन लाल। ठीक है, सचिव पद पर जो रहते हैं वो रहते हैं दीवान चमन लाल। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है हड़ताल को लेकर। ठीक है, मजदूरों के द्वारा हड़ताल, चाहे वो आपका स्टील प्लांट से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो आपका स्टील प्लांट से संबंधित हो, चाहे वो कर्नाटका के कनिंघम, ठीक है, कर्नाटका के कनिंघम का मिल हड़ताल, मिल हड़ताल। तीसरा अगर बात करते हैं हड़ताल का तो वो है टाटा आयरन हड़ताल। ठीक है, टाटा आयरन के जो वर्कर्स, टाटा आयरन में जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके द्वारा भी हड़ताल किया जा रहा है। वो चौथा बात करते हैं तो खड़गपुर रेलवे
खड़गपुर रेलवे स्टेशन पढ़ता। तो इस तरह का जो है कार्य किया जा रहा है जो कि मार्क्सवादी विचार से जो है प्रेरित है, समाजवादी विचार से जो है प्रेरित है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में देखा स्वराज पार्टी का उदय और देख लिए दूसरा समाजवादी विचार, युवा शक्ति और व्यापार संघ का विस्तार, जो कि यह भी 1920 से 1928 तक हमें देखने को मिलता है। मतलब इसका जो सिलसिला है 1920 से 1928 तक जो है यह सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, और इस समाजवादी विचार, युवा शक्ति और व्यापार संघ के जो मुख्य नेता रहते हैं, मुख्य जो लीडर रहते हैं हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता रहते हैं जो कि महात्मा गांधी के विचार से जो है असंतुष्ट रहते हैं और समाज में जो है बिलीव करते थे, समाज पर जो है विश्वास करते थे, समाज के न्याय से जो है वो उनका आत्मविश्वास बढ़ता था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।